सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के जो अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन का जो बहुत से निर्णय आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो निर्णय देखकर गांधी से लेके सुदर्शन भर्तुआरी ये विद्वान होते, राष्ट्रीय नेता होते, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को विशालय कहते हैं। और साथ ही जातिगत जनगणना जो अभी होने जा रही है, उसमें हम धर्म बुद्ध जात मान लिखे या नहीं लिखे, ये विवाद चल रहा है। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़, इनकी अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीश खंडपीठ में भूषण गवई, विक्रमनाथ, बेला त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज बिश्रा, एस.सी. शर्मा, इन्होंने 6 बहुमत से अनुसूचित जाति वर्ग के उपवर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन और क्रिमिनल संदर्भ में 1 अगस्त 2024 को एक निर्णय दिया, जिसमें अनुजाति वर्ग की एक संगठता को तोड़ने का प्रयास किया गया है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि इंदिरा साहनी इस केस में इस प्रकरण में याचिका क्रमांक 930/1990 ये सर्वोच्च न्यायालय की तत्कालीन सर न्यायाधीश एम.एच. कानिया, इनकी अध्यक्ष वाली 9 न्यायाधीश खंडपीठ के न्याय एम.एन. वेंकटलैया, एस.आर. पंडियन, डॉक्टर टी थॉमस, ए.एम. मोहम्मदी, कुलदीप सिंह, पी.वी. सावंत, आर.एम. सहाय, बी.पी. जीवन रेड्डी, इन्होंने 16 नवंबर 1992 को 6-3 बहुमत से अनुसूचित जाति जनजाति में को क्रीमी लागू नहीं, यह निर्णय दिया था। अतः 7 बेंच वाली खंडपीठ का यह निर्णय 9 बेंच वाली जो खंडपीठ का निर्णय उसको ओवरटेक कर रही है, ये दिखाई देती है। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 15(4), 15(5) जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(5) इसमें इक्वलिटी के हमको संदर्भ दिखाई देते हैं। अनुच्छेद 335 जो अनुसूचित जाति जनजाति का संदर्भ साथी है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति से संबंधित है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जमात से संबंधित। इन जो अनुच्छेद है इनको भी हमको समझना पड़ेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद को समझना पड़ेगा। और आगे हम कुछ महत्वपूर्ण न्यायालय के निर्णय देखेंगे। कांग्रेस तारनहार मोहनलाल गांधी, इन्होंने संसद की तुलना बांझ स्त्री या विषा से की है। संगनायक के सुदर्शन, इन्होंने भारतीय राजनीति तुलना गिरती साख जो गिरती जा रही है, तो भारतीय राजनीतिक तुलना विषाले से की है। प्राचीन भारत के विचारविद भर्तृहरि, इन्होंने राजनीति का रंग रूप देखकर उसी तुलना अनेक रूप वाली विषा से की है। व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई, इन्होंने राजनीति के मर्दों ने वेश्या को भी मात दे दी, ये बात कही है। तो हमें वेश्या 2 प्रकार की दिखाई देती है, एक पुरुष वेश्या और स्त्री वेश्या। और इन 2 प्रकार की वेश्या के साथ में जो स्थिति के आधार पर पौष वेश्या और गरीब मध्यम वर्ग की वेश्या, ये संदर्भ हमको दिखाई देते हैं। अतः राजनीति के वेश्या प्रकार में किस प्रकार कौन सा प्रकार दिखाई देता है, ये स्वयं निर्णय करे। वही वेश्या यह संदर्भ आज सर्वोच्च न्यायालय को लागू है या नहीं है, ये भी हमें संशोधन का विषय है। न्यायालय के निर्णय में हमें कहा जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दूसरा कहता है, जस्टिस शुड नॉट बी डन बट अपियर टू बी डन, क्या हमें न्याय मिल पाया रहा है, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। और डोंट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस,
या जस्टिस शुड बी इंडिपेंडेंस, इस बात का मैं पक्षधर हूँ। पिछले कुछ दिनों से जातिगत जनगणना संदर्भ में कुछ लोगों के लेख पढ़ने में आए। कुछ लोगों का कहना है अपना धर्म बुद्ध लिखे, जात महार लिखे। तो कुछ लोगों का कहना है कि बुद्ध धर्म में जाति नहीं है, इसलिए जाति का कलम खुला छोड़ना चाहिए। तो कुछ लोगों ने धर्म और जाति बुद्ध लिखने की बात कही है। विवाद तो कहलाता है। अतः जातिगत जनगणना आधार पर आगे जाकर जातीय आरक्षण निर्धारित होने की बात निर्धारित होने वाली है। अतः बुद्ध महार आरक्षण के पीछे सत्तागत कुछ राजनीति छुपी दिखाई देती है। सिख धर्म में हमें अनुजातीय वर्ग को 25 सितंबर 1956 को आरक्षण लागू किया था। सिख वर्ग को 25 सितंबर 1956 को आरक्षण लागू किया था और संविधान अनुजातीय आदेश संशोधन अधिनियम 1956 के तहत वो आरक्षण दिया गया था। अनुसूचित जाति में सिखों का आरक्षण 25 सितंबर 1956 को देने के कारण इसी प्रति की कूटनीति हमें समझना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म में दीक्षित होने की घोषणा की थी और दीक्षित भी हो गए। तो ये जो रोकने का प्रयास कांग्रेस ने और ब्राह्मण कूटनीति ने किया था, ये इतिहास है। बाबा साहब फिर 6 दिसंबर 1956 को हमें छोड़ के हमें अलविदा किया। इसलिए बुद्धों का जो आरक्षण जो विषय है ये हमेशा अटका रहा। हमारे रिपब्लिकन नेताओं की सत्ता लालसा उस विषय को न्याय नहीं दे पाई। वही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन इनकी खंडपीठ ने 24 मार्च 2026 को आरक्षण विषय जो चिंताड़ा आनंद विरुद्ध आंध्र प्रदेश निर्णय में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू सिख बुद्ध धर्म से संबंधित है केवल उसी को अनुजाति का दर्जा प्राप्त हो सकता है। निर्णय आया कोई अन्य धर्म ईसाई मुस्लिम अपनाने पर वह दर्जा खत्म समाप्त हो जाएगा। अर्थात जो कुटिल राजनीति 56 में बुद्ध लोग के साथ खेली गई थी वही राजनीति मुस्लिम वर्ग इस्लाम वर्ग के साथ खेली जा रही है। अनुजाति का कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म का स्वीकार करता है तो उस आर्थिक और सामाजिक सब बदलने वाला नहीं है, जाति बदलने वाली नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने जाति की व्याख्या की करते हुए कहा कास्ट इज ए क्लोज क्लास, कास्ट इज ए क्लोज क्लास, जाति ये बंद वर्ग है। अतः ब्राह्मण्य राजनीति को हमें समझना होगा। वही संविधान के अनुच्छेद 15-16 का भी प्रश्न है। अगर उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो तो अपना धर्म बुद्ध लिखने में क्या हर्ज है। दूसरा हम प्रश्न आता है जाति से जुड़ा है। मीडिया में जो लेख दिखाई देते हैं अब वो लेखक कितने विद्वान हैं यह संशोधन का विषय है। ब्रिटिश साम्राज्य व्यवस्था में जाति जनजाति अनुसूची जो शेड्यूल उसे बनाया गया था उसे इतिहास भी हमको समझना होगा। 1911 में अछूत आदिवासी वर्ग जो अछूत था आदिवासी वर्ग था वो हिंदू धर्म का भाग नहीं था, वो गैर हिंदू था। सन 1931 में जनगणना आयुक्त जे सटन इन्होंने जनगणना की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड इन्होंने हिंदू धर्म से बाहर वर्ग जो था वैश्विक वर्ग था इनको स्वतंत्र वर्ग मानते हुए जाति की अनुसूची एक बनाई गई जो कास्ट शेड्यूल कास्ट थी और अनुसूची जनजाति की अनुसूची में थी उससे टाइप ये दो प्रकार की अनुसूची बनाई थी और अनुसूचित जाति आदर्श 1925 तहत राजनीतिक प्रशासनिक और शैक्षणिक सुविधा लागू की गई। प्रश्न यह महत्वपूर्ण है कि भारत को आज़ादी मिलने के पश्चात और दूसरी बात अनुसूचित जाति वर्ग और जनजातीय स्वतंत्र वर्ग था ये तो दिखाई पड़ता है। तो आज़ादी मिलने के बाद अनुसूचित जाति संवैधानिक आदेश 1950 के तहत प्रावधान किया गया, आरक्षण की तरतूद की गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। हिंदू धर्म यह स्वतंत्र होने की बात सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है। हिंदू धर्म है ये
स्वतंत्र धर्म है, यही बात है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंदू धर्म को उन्होंने धर्म नहीं माना। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सर न्यायाधीश पी गजेंद्र करकर इनकी अध्यक्षता वाली 5 खंडपीठ में न्यायमूर्ति के एन वत्सु, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति रामास्वामी, पी सत्यनारायण राजू, इन्होंने 14 जनवरी 1966 को निर्णय में कहा, हिंदू यह धर्म नहीं है। हिंदुत्व इस संकल्पना सुसंगत नहीं है। हिंदुत्व यह केवल जीवन जीने का मार्ग है। अतः उपरोक्त संदर्भ में हिंदू ये धर्म ही नहीं है, तो प्रयोग में कैसा यूज में हो रहा है, ये सवाल है। परंतु सोचना है कि वो आदेश को हमारी सरकार ठंडे बस्ते में डाल देती है या पालन नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू ये धर्म नहीं है और जीवन जीने के लिए है, तो फिर हिंदू ये धर्म है कैसा कहाँ लिखा जा रहा है। और हिंदू सब प्रतिमात्र उपयोग भी हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 में मागास वर्ग जाति आरक्षण जो कास्ट बेस में दी गई आरक्षण की कास्ट बेस पर आरक्षण दिया गया है, वो ना कि धर्म आधार पर। जो आरक्षण जो है कास्ट बेस पे है, धर्म आधार पर नहीं है, अंडर सेक्शन 35। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्ग माइनॉरिटीज क्लासेस इन्हें धर्मागत सुरक्षा और धर्मागत आरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 29 और 30 में। बुद्ध धर्म के 2 प्रकार विद्यमान हैं। एक वर्ग है परंपरागत बुद्ध जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है, और दूसरा धर्मांतरी बुद्ध। और धर्मांतरी बुद्ध भी 2 प्रकार के दिखाई देते हैं। एक आरक्षणधारी बुद्धिस्ट जो रिजर्व क्लासेस क्लास बुद्धिस्ट है। दूसरा वर्ग है बिना आरक्षणधारी बुद्धिस्ट जो ओपन क्लास बुद्धिस्ट है, जो ग्रामीण ओबीसी समाज के लोग धर्म दीक्षित हो रहे हैं। प्रशासन की दृष्टि से हम आरक्षणधारी वर्ग के लिए बुद्ध धर्म का विभक्तिकरण कैसा करिए, एक सवाल है। अतः अपने पूर्वाश्रमी जाति का उल्लेख करना जरूरी है। और जो धर्म आरक्षण लाभकारी नहीं है, उन्हें धर्म जाति लिखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अतः सभी बुद्ध धर्मी लोगों ने अपने विवेक पर अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। उस पर विवेक का जो उपयोग कर सही रूप में लिखना चाहिए। धर्म बुद्ध या जाति मां यह विषय इस प्रकार हमें सॉल्व करना होगा। न्यायमूर्ति खंडपीठ पी.के. मिश्रा, न्यायमूर्ति मोहन इनका 24/26 का निर्णय इस ओर इंगित भी कर रहा है। यह अलग विषय है कि ईसाई और मुस्लिम धर्मांतरित वर्ग के लिए वो निर्णय अन्यायकारक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सन 1967 को हिंदू यह धर्म नहीं माना, जीवन मार्ग माना है। सन 1816 में हिंदू शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। 1816 में 1800 में ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई। 1894 में चंद्र बसु इन्होंने हिंदुत्व का विचार दिया। सन 1915 में मदन मालवीय इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। बाद में विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने उसको आगे जारी रखा। अतः हिंदू धर्म ये वैध धर्म नहीं है, तो कट्टे हिंदुत्व का सवाल कहाँ आ रहा है। हिंदू ये शब्द चोर या 10 रुपये मुस्लिम शासक द्वारा थोपा गया। 11वीं शताब्दी में वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म का अस्तित्व सामने आया। उससे पहले बुद्ध संस्कृति हमारे देश में विद्यमान थी। ब्राह्मण वर्ग का इतिहास गुलामी लादने का रहा है। अच्छा वो शोषक वर्ग रहा है। दूसरा संदर्भ यह कि ब्राह्मण ये विदेशी है। बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास गांधी, दयानंद सरस्वती, धर्मानंद कोसंबी, राव शास्त्री इन्होंने सभी ने ब्राह्मण धर्म को विदेशी धर्म माना है। अगर ब्राह्मण विदेशी है तो अखंडक भारत में खंडकन होने के बाद जो देश के लोग हैं उनको विदेशी कहने का इनको क्या अधिकार है। ब्राह्मण का इतिहास गद्दारी का भी रहा है। अगर वो खुद स्वयं गद्दार है तो दूसरों को गद्दार करने का या दूसरे करने का उनको अधिकार किसने दिया।
अब मागास वर्ग आरक्षण या शोषित वर्गों को, शोषित वर्ग मागास वर्ग के आरक्षण ये शोषित वर्ग को दिया गया है और सामाजिक समानता का धारा से जुड़ा हुआ है इसमें। फिर आर्थिक आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण रिजर्वेशन वो 10% संविधान के कौन सी धारे में है वो दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैध भी माना। जो न्यायाधीश ललित इनके वाली खंडपीठ में 5 न्यायाधीश खंडपीठ ने दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी, जीबी पाटेवाला, एस रविंद्र भट्ट इन्होंने 3-2 बहुमत से आर्थिक आरक्षण को मंजूरी दी। यानी नंगोपन नंगे खुदा डर ऐसा एक प्रकार दिखाई पड़ रहा है। क्या आरक्षण या गरीब हटाओ प्रोग्राम है? ये समानता को लाने का प्रयास किया गया तो फिर 10% आर्थिक आरक्षण कर सकता है। इंदिरा सहानी प्रकरण पर आरक्षण सीमा 50% बताई गई थी। अगर 10% बढ़ा गया है तो 60% आरक्षण है। ये खुद ही अपना न्याय का उल्लंघन कर रहे हैं और दूसरी ओर भारतीय संविधान की मूल संरचना को बदलने जा रहे हैं। केशवानंद भारती प्रकरण बहुत फेमस रहा है। तत्कालीन सर न्यायाधीश एम एस सिकरी इनके खंडपीठ वाली 13 न्यायाधीश खंडपीठ में जी एम सिलत, के एस हेगड़े, ए एम ग्रोवर, ए एन रे, पी बी जगमोहन रेड्डी, जी डी पालेकर, न्यायमूर्ति खन्ना, के मैथ्यू, एम एस बेग, एस एन द्विवेदी, बी के मुखर्जी, यशवंत चंद्रचूड़ इन्होंने 6 बहुमत से 24 अप्रैल 1973 को भारतीय संविधान मूल संरचना संदर्भ में निर्णय में कहा, संसद भारत के संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ मामलों में विशेष बहुमत और राज्य विधानसभा की सहमति आवश्यक है। हालांकि संसद भारतीय संविधान की मूल संरचना को बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती, बदलाव नहीं कर सकती। निर्णय 7-6 दिए गए हैं। अब प्रश्न यह है कि मूल संरचना क्या है? अनुजाति उपवर्गीकरण विषय भी क्या उससे जुड़ा नहीं है? आर्थिक आरक्षण ये विषय उससे मूल संरचना से जुड़ा नहीं है? ये सवाल आ रहा है। और उपवर्गीकरण करने का भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ये भी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ये ओनली वॉचडॉग है। सुप्रीम कोर्ट ओनली वॉचडॉग है, वो कोई मुकरसान नहीं है। और बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सी एस खन्ना इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट से जुड़े थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 2010 न्याय व्यवस्था में 2010 भ्रष्ट होने की शिकायत की थी। सुप्रीम कोर्ट मोदी ने वो केस सुप्रीम कोर्ट को वर्ग की तो 20 न्यायाधीश तो जो 20 भ्रष्ट न्यायाधीश थे उनके बारे में कोई शो कोई नोटिस इशू नहीं हुआ, लेकिन कन्नन को शो कोई नोटिस इशू हुआ और तत्कालीन सर न्यायाधीश डी एस के इनकी अध्यक्षता वाली पीठ में दीपक मिश्रा, जय चलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर, पिनाक घोष, कुरियन जोसेफ और भानुमति इन्होंने ड्यूटी पर रहते हुए 23 जनवरी 2017 को कन्नन को 6 माह की सजा सुनाई। कन्नन को 6 माह की सजा ड्यूटी पर रहते हुए चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट के सजा सुनाई क्योंकि उन्होंने बताया 20 जो भ्रष्ट है न्याय व्यवस्था के। और वो आगे दिखा भी हो। दिल्ली न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रधान न्यायाधीश यशवंत वर्मा इनके घर में 50 करोड़ की राशि मिली। जो कन्नन ने बात कही थी वो सही निकली, लेकिन उन्हें दंडित नहीं किया गया। रंजन गोगोई जो न्यायाधीश बने उनका रेप केस प्रकरण फेमस था, वो भी बरी हो गए। राजस्थान सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मनु का पतला बिठा गया था। सुप्रीम कोर्ट तत्कालीन वहां के जो मुख्य न्यायाधीश था उसको कुछ नहीं हुआ, शिक्षा मिली। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राम नारायण मिश्रा इन्होंने अपने निर्णय में लड़की के स्तन को छूना, पायजामा का नाड़ा खोलना, फूल के नीचे ले जाना ये बलात्कार को नहीं माना, ये बलात्कार शरीर में नहीं आता कहा है।
उनको क्या शिक्षा मिली? जिन्होंने सही कहा तो शिक्षा मिलती है, और ऐसे चोरी काम करते उनको कुछ नहीं मिलता है। दोषी तो मुक्त किया गया है। लगता है कि जो जो उत्तर प्रदेश के सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो बलात्कार स्तन को छूना, पैदा मांगना खोलना, उसे बच्ची की औरत से वो प्रकरण, ये चीज़ें शुरुआत करना चाहिए। परंतु शब्द बंधन है, इस पर थोड़ा सा मैं शब्दों को रोक देता हूँ। मेरा स्वयं का प्रकरण है, मैं भी अनुमति देना चाहूँगा। संविधान सत्य नहीं है, यह याचिका मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नागपुर हाई कोर्ट डाली थी। न्यायमूर्ति रवि देशपांडे, न्यायमूर्ति विनय जोशी, इनके सामने वो केस लगी। मेरे ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील चेतन भैरवा, बी रायपुर, इन्होंने मेरी पैरवी की। तो हाईकोर्ट ने कहा, मैंने भारतीय संविधान को गरिमा कायम रखने के लिए वो केस डाली थी, परंतु वो न्यायाधीशों ने मेरे मूलभूत अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा करके वो केस खारिज की। क्या मैंने मेरे मूलभूत अधिकार के लिए केस डाली थी? अगर ऐसे नालायक जज, नॉट क्वालिफाइड जज मिलते हो तो देश का क्या होगा? राम जन्मभूमि प्रकरण में तत्कालीन सर न्यायाधीश रंजन गोगोई, इनके देखो 5 खंडपीठ न्यायाधीश खंडपीठ में शरद बोबड़े, अशोक भूषण, धनंजय चंद्रचूड़, अब्दुल नाजर, इन्होंने 9 नवंबर 2019 को राम जन्म केस निर्णय बिना प्राइमा फेसी दिया, भावना के आधार पर दिया। ये ऐसे नालायक नॉट क्वालिफाइड न्यायाधीश हो तो देश का क्या होगा? उत्तर प्रदेश का हाथरस प्रकरण, बलात्कार प्रकरण है वो, राजस्थान के भरूदेवी प्रकरण, इस संदर्भ में हाईकोर्ट का हमने न्याय प्राधिकार को देखा है। मैं स्वयं का सोचता है कि केस है, ये मेरी स्वयं की केस है। तो मैंने तो न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी अभी विद्यमान है, राजीव बिंदल, इनकी खंडपीठ के सामने केस थी। तो उन्होंने जो 5, मैंने साइटेशन दिया 5 जजों का, जो 5 जजों का जो निर्णय था उससे साइटेशन दिया, वो मानने को तैयार ही नहीं है। अब क्या कहे? और कई साइटेशन दिया और फिर भी मेरी केस खारिज की। तो मैंने उन 2 मेरे जो क्यूरिटी पिटीशन में उन 2 न्यायाधीशों को हटाने की मांग की, मैं अर्ज किया सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो मेरी उस अर्जी पे कोई निर्णय नहीं लिया, और जो मैंने अपील किया था कि 2 जजों को हटाया जाए, इन्होंने सरप्राइज दिया कि ये जजेस हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये निर्णय का इन्होंने फॉलो नहीं किया, इसलिए ये जजों को हटाया जाए। उस मेरे अर्जी पे कोई निर्णय न लेते हुए वो जो अर्जी को त्रुटि कैसे होती है? वो तो एप्लीकेशन है, त्रुटि कहाँ है वो? तो तत्कालीन न्यायाधीश आज के सर न्यायाधीश विवेकानंद, इनके अध्यक्ष वाली खंडपीठ में विक्रमनाथ जेके महेश्वरी, जो जिनको हटाने की मैंने बात किया था, राजीव बिंदल, उनको हटाने की बात किया था, उन्होंने वो अर्जी पे कोई निर्णय न लेते हुए मेरी याचिका दोषपूर्ण होते हुए कहते हुए खारिज किया। अब ये दोषपूर्ण कहाँ याचिका थी? ऐसे नालायक जज हमारे सुप्रीम कोर्ट में हो, नॉट क्वालिफाइड जो कॉलेज नहीं होता, जज भी नहीं बने होते या नहीं होते, या तो परीक्षा पास नहीं होते, ये बड़ा संशोधन का विषय है। इनको न्यायाधीश कहना एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जस्टिस शुड बी डन, जस्टिस शुड नॉट बी डन बट अपीयर टू बी डन। यहाँ कहाँ जस्टिस मिल रहा है? अतः मोहनदास गांधी के सुदर्शन भर्तृहरि आदि मान्यवर आज जीवित होते तो तो शायद वो राजनीति के साथ साथ न्याय व्यवस्था को भी विश्वविद्यालय की उपमा दी गई होती, ऐसा मुझे लगता है। न्याय व्यवस्था में मेरिट न्यायाधीश होना आवश्यक है, मेरिट की कमी है। कोलिजियम से फालतू के लोग जो न्यायाधीश की लायकी भी नहीं है, नॉट क्वालिफाइड है, ऐसे आदमी जज बनते हैं जो देश की न्याय व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं, जो न्याय नहीं दे पा रहे हैं। जस्टिस शुड नॉट बी डन बट अपीयर टू बी डन। हमको ये जो विचार है, विचार लागू न्यायालय पर नहीं दिखाई देता। अतः IAS भर्ती पर केंद्रीय न्यायिक आयोग यूसी, केंद्रीय की नियुक्ति अपॉइंटमेंट होना चाहिए। मैं
मानो अपने नरेंद्र मोदी उनकी एनजेसी की बात नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट समक्ष यूजीसी होना चाहिए, उससे नियुक्त होना चाहिए, और मेरिट और रिटर्न परीक्षा होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, और मेरिट न्यायाधीश आकर भारतीय न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। यही बात करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।